नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका एक नाम और ले लो, हम इसको रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं। तो पेपर में किसी भी नाम से आ जाए टॉपिक सेम रहेगा। या तो आप इसको बोल सकते हो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब एक सिंपल सिचुएशन क्या है, अ फैक्टर का मतलब क्या है, एक फैक्टर। हमने इस पूरे एग्जाम्पल में शॉर्ट टर्म की बात करनी है, और शॉर्ट टर्म की जब आप सिचुएशन डील करते हो तो क्या आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो? किसको चेंज कर सकते हो? सिर्फ लेबर को हम चेंज कर सकते हैं, बाकी जितनी भी लेबर, लैंड, कैपिटल, ये सारी चीजें हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट। तो आपको ये पक्का पता है कि आप एक फैक्टर को बदल रहे हो तो आप देखना चाहते हो कि आउटपुट पे असर क्या पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखना मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, मैं लेबर को 1 1 करके इंक्रीज कर रहा हूँ। स्टार्टिंग पे 0 थी, उसके बाद धीरे 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 आई एम इंक्रीजिंग माई क्वांटिटी ऑफ लेबर। मुझे ये चेक करना है कि मेरे टोटल प्रोडक्ट पे और मेरे मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में वी हैड नो प्रोडक्शन क्योंकि कोई लेबर ही नहीं थी। जब एक लेबर आई तो हमारी प्रोडक्शन पहले से स्टार्ट हो गई, बढ़ गई, मतलब स्टार्ट हो गई। तो कितनी आई, 10। इसके बाद जब हमने 2 लेबर को एम्प्लॉय किया तब हमारे पास प्रोडक्शन कितनी आई, 24। इस बार चेंज देखते चलो, पहले चेंज आया था 10 का, अब इस बार 10 से 14 में चेंज कितने का आया, 14 का। इवन जब आप थर्ड पे जाते हो तो आपको दिखेगा कि सर 24 से वी हैव मूव टू 42, तो चेंज पहले से भी ज्यादा, कितना आया, 18 का। इसका मतलब टिल हेयर थर्ड यूनिट तक आपकी प्रोडक्शन सिर्फ बढ़ नहीं रही है, वो तेजी से बढ़ रही है। दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, एंड दैट टू एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो मैं इसको मार्क करूंगा, ये मेरा फर्स्ट फेज है। ये फेज 1 होता है, कौन सा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का फेज है ये। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां पे जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, और दूसरा जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज कर रहा है। जरा ध्यान से देखो, टीपी इंक्रीज कर रहा है कौन से रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे, और एमपी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों चीजें पॉजिटिव हमें मिल रही हैं। इसका नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब इनका रीजन हम बाद में सीखेंगे, सिर्फ पहले बिहेवियर नोटिस करते हैं। जरा सेकंड में देखो व्हाट इज हैपनिंग, सर यहां से लेके यहां तक अब आपके रिटर्न्स डिमिनिश होने शुरू हो गए हैं। जब आप देखो, पहले आपको 18 का चेंज दिखा था, अब दिस टाइम 42 से चेंज होके सिर्फ क्या हुआ, 50। टोटल प्रोडक्ट बढ़ा तो अभी भी है, बट पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अब बहुत थोड़ा सा बढ़ा है। ज्यादा बढ़ा है थोड़ा सा, थोड़ा सा। 50 से जब 55 हुआ था तो चेंज और क्या हो गया, कम हो गया। तो दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग बट नाउ एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब ये स्लोली स्लोली बढ़ना शुरू हो गया, पहले तेज बढ़ रहा था, अब ये धीरे धीरे स्लो हो गया। तो अब चेंज देखो, पहले 8 का चेंज, फिर 5 का चेंज, एक लेवल आता है जब चेंज आना बंद हो जाता है। इस पूरे फेज को बोलते हैं सेकंड फेज, जिसका नाम होता है डिमिनिशिंग रिटर्न। ये आपके हो गए डिमिनिशिंग रिटर्न। इसमें टीपी जो है वो इंक्रीज तो कर रहा है, देख लो 42, 50, 55 बढ़ तो रहा है, बट इस बार डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। अच्छा, व्हाट अबाउट एमपी, एमपी क्या कर रहा है, फॉल या राइज, एमपी फॉल या राइज, फॉल, बट कौन, पॉजिटिव है या नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव। फॉल तो हो रहा है बट इट इज स्टिल पॉजिटिव, अभी तक ये पॉजिटिव है। तो हम यहां लिख देंगे एमपी फॉल्स बट रिमेन पॉजिटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि आपको दो चीजें नोटिस करी, एक कि आपका टीपी इंक्रीज कर रहा था डिक्रीजिंग रेट पे, दूसरा एमपी आपका फॉल कर रहा है बट इट इज स्टिल पॉजिटिव। बट थर्ड फेज में तो कुछ अलग ही सिचुएशन है, आपका टीपी फॉल हो गया,
पहले आप 55 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाते थे, अब आप सिर्फ कितनी कर पा रहे हो, 7 के बाद 49 आया, यानी कि 6 यूनिट्स ने मिलके 55 करे और 7 ने मिलके कितना किया 49। तो सर यहां तो प्रोडक्शन कम हो गई। व्हाट अबाउट एमपी, एमपी हैव टर्न नेगेटिव, एमपी लिटरली नेगेटिव हो चुका है। तो अब आप यहां पे इसको थर्ड फेज मार्क करोगे, दैट इज नेगेटिव रिटर्न। इसमें आपका टीपी जो है स्टार्ट्स फॉलिंग और आपका एमपी बिकम्स नेगेटिव। बोलो जी, ये बात समझ में आती है कि अभी हमने सिर्फ इसके रीजंस नहीं चेक करे, बट वी हैव नोटिस्ड द बिहेवियर कि जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है उसमें आपको 3 फेज दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे थे, यानी कि इंक्रीजिंग, उसके बाद रिटर्न स्लो जाते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न, धीरे 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 क्या हो गए, नेगेटिव रिटर्न हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हो इनएफिशिएंट रेंज होती है, बिकॉज यहाँ पे टीपी इज फॉलिंग और एमपी तो लिटरली क्या है, नेगेटिव है। अब ऐसा हुआ, ये फर्स्ट फेज जो आया था, सेकंड फेज जो आया था, थर्ड फेज जो आया था, इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखो रीजन ये है कि आपके फिक्स फैक्टर्स कांस्टेंट थे, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। रीजन क्या था कि फिक्स फैक्टर्स को आप बदल नहीं पा रहे थे। स्टार्टिंग में जब आप कोई नई फैक्ट्री स्टार्ट करते हो तो आप एक अच्छी सी इंस्टॉल करते हो कैपेसिटी, मान लो आपने मशीन को लगाया, कुछ पैसे लगाए, तो आपने एक बिजनेस सेटअप कर दिया और आपने बोला हम प्रोडक्शन करेंगे। तो शुरुआत में पता नहीं होता ना कि कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ऑर्डर आएंगे नहीं आएंगे, तो हम स्टार्ट थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, एकदम से बहुत सारा, थोड़ा थोड़ा। तो हमने बहुत एक लेबर से स्टार्ट करके देखा, चलो एक लेबर आ जाए, प्रोडक्शन करना शुरू तो करे। क्या इतने बड़े प्लांट को एक सिंगल लेबर हैंडल कर सकती है? नहीं। तो जब एक सिंगल लेबर पे आप सारा काम का बर्डन डाल दोगे तो वो अकेला सारा टास्क हैंडल नहीं कर पाएगा, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी आपको नहीं दे पाएगा। एंड दैट इज वाई आपको वहां पे जो प्रोडक्शन दिख रही थी वो थोड़ी सी थी, कितनी थी, 10। तो शुरुआत में लेबर कम थी इसलिए प्रोडक्शन कम हुई, बट जैसे जैसे आपने प्रोडक्ट क्या करी, लेबर बढ़ा दी, तो लेबर के इंक्रीज होते ही आपको रिटर्न्स कैसे मिल गए, पहले से ज्यादा मिलने शुरू हो गए, बिकॉज अब आप अपने फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओगे। पहले हम अपनी मशीनरी का प्रॉपर यूज कर नहीं पा रहे थे क्योंकि लेबर ही नहीं थी। अब जैसे जैसे लेबर आना शुरू होगी हम अपनी पुरानी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। थोड़ा सा काम डिवाइड कर देंगे, एक अकेला क्या क्या करेगा, दूसरे के साथ बांट लिया, तीसरा इंसान आया उसके साथ काम बांट लिया, तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से हमें मिलती है स्पेशलाइजेशन। अगर सारा टास्क किसी एक ही इंसान को दे दोगे तो क्या वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा? बट अगर सबको एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होगा तो क्या होगा सर, ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन होगी, वो वेस्टेज भी कम करेगा। तो इन सबसे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। क्या होता है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। क्या पॉइंट बनेगा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इस वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है वो पहले से भी ज्यादा रेट पे बढ़ती है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि हम फिक्स फैक्टर को यूज नहीं कर पा रहे थे, लेबर के आने से फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूज हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने क्या निकाला कि सर धीरे धीरे काम करने की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, बिकॉज लेबर में क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है। इन रीजंस की वजह से आपको यहाँ पे क्या दिखता है, इंक्रीजिंग रिटर्न दिखता है। समझ में आ गए? तो इसके रीजन यहीं पे साइड में लिख लेते हैं। एक तो हमें बेटर यूटिलाइजेशन दिखा, फिक्स फैक्टर्स का, जी पहले फिक्स फैक्टर यूज नहीं हो पा रहे थे, अब यूज हो पा रहे हैं। और दूसरा यहां पे हमें इंक्रीज इन एफिशिएंसी दिखा, और वो इंक्रीज इन एफिशिएंसी का रीजन क्या था, द रीजन वाज डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिजल्टिंग स्पेशलाइजेशन। वेस्टेज क्या हो गई थी, कम हो गई थी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अबाउट दिस पेज, ये डिमिनिश क्यों होने लग गया, हमें ये तो समझ में आ गया। इसके आगे चलते हैं। तो यहां पे जब हम देखते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात,
तो यहाँ पे हमें सिंपल सिचुएशन में ये देखना है कि रिटर्न स्लो क्यों हो गए, ये रिटर्न्स बेकार क्यों हो गए। पहले तो इतना बढ़िया आ रहा था, अब होता यह है कि एक लेवल तक आपको लेबर की जरूरत पड़ती है, तब तक आपको रिटर्न्स मिल गए। एक टाइम आता है जब अब आपकी मशीनरी पूरी यूज हो चुकी है, आपकी कैपिटल पूरी यूज हो चुकी है, अब देयर इज अ नीड टू इंक्रीज दैट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब जरूरत ये थी कि आप मशीनरी और लेके आते, ठीक है, थोड़ी कैपिटल और इन्वेस्ट करते। बट हम शॉर्ट रन में डील कर रहे हैं लॉन्ग रन में, हम शॉर्ट रन में लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में मशीन और आ ही नहीं सकती, लैंड और आ ही नहीं सकती। उस वजह से आप क्या करने वाले हो, सिर्फ लेबर ही हायर करने वाले हो। तो होगा क्या सर, अब आपके पास कोई फ्री कैपेसिटी नहीं थी जिसका बेटर यूटिलाइज कर पाओ, तो अब आपके धीरे धीरे प्रेशर आने लगेगा फिक्स फैक्टर्स पे, मशीन उतनी की उतनी रह जाएगी, लेबर पहले से ज्यादा आती जा रही है, तो थोड़ी सी क्राउडेडनेस दिखाई देने लगेगी आपको फैक्ट्री में। पहले क्या था, मशीनरी एम्प्टी थी, यूज नहीं हो पा रही थी, लोग आ रहे थे, प्रॉपर यूज कर रहे थे, हमारे को एफिशिएंसी मिल रही थी। अब जैसे जैसे लेबर आती जाएगी तो फिर उतनी मशीन तो है नहीं फ्री काम करने के लिए, तो उतनी प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आएगी, तो प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप ये कह सकते हो, नाउ यू हैव मूव्ड बियॉन्ड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। पहले आप ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे थे तो एफिशिएंसी बढ़ रही थी, अब ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जा चुका, क्योंकि जितनी लेबर जितनी मशीनरी चाहिए थी वो एक अच्छा प्रपोर्शन आपको मिल चुका है। उसके बाद जब आप और लेबर डालोगे तो अब लेबर ज्यादा हो जाएगी और मशीन बहुत कम हो जाएगी, तो अब ये फिर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो बियॉन्ड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आपकी प्रोडक्शन क्या होने वाली है, कम। नेक्स्ट, लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। अमंग फैक्टर्स, क्या आप मशीन को लेबर की जगह या लेबर को मशीन की जगह यूज कर सकते हो, तो मशीन का काम तो मशीन ही करेगी। नो डाउट लेबर आएगी तो कुछ एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे, बट मशीन वाली परफॉर्मेंस तो लेबर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। जब हमें जरूरत मशीन की है तो हमें मशीन चाहिए थी, बट आप हमें क्या ला के दे रहे हो, लेबर। इस वजह से अब आपको वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखेगा, एंड दैट इज वाई आपकी जो रिटर्न्स है वो बढ़ने की बजाय क्या हो चुकी हैं, कम। और लास्ट में यहाँ पे नेगेटिव क्यों हो गया, तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि सर इस वाले लेवल पे, सेवेंथ वाले लेवल पे नेगेटिव रिटर्न्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे लेबर इतनी ज्यादा हो चुकी है जिसको संभालना मुश्किल है, कोऑर्डिनेशन पुअर हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि पुअर कोऑर्डिनेशन, बिकॉज जब ओवर क्राउडेडनेस हो जाती है ना तो इतनी सारी लेबर को संभालना, उनसे काम कराना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, पुअर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ यहाँ पे आप कह सकते हो बर्डन ऑन फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा क्या आ चुका है, बर्डन आ चुका है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न नेगेटिव हो गया। आप कुछ सोचो जरा, सेकंड जो फेज था उसका लेवल देखो, लास्ट क्या है, 6। सेकंड फेज कब ओवर हो रहा था, 6 पे। प्रोडक्शन कितनी आ रही थी, रिटर्न्स एडिशनल आ रहे थे 0, और टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया था, कांस्टेंट। यानी कि ये 6th ने कोई काम किया या आइडल है, कुछ नहीं काम किया ना, तो 6th वाला तो ऑलरेडी क्या था, आइडल। आपने 7th और रख दिया, एक पहले आइडल पड़ा हुआ है, अब और लेके आ रहे हो, तो जब दो वेले इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या करेंगे, बातें करेंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। फिर कहने का मतलब है देयर इज नो रूम लेफ्ट फॉर प्रोडक्शन, अब कुछ बढ़ाने के लिए इसको बचा नहीं था, तो सिर्फ लेबर डालने से कोई फायदा नहीं होगा, बर्डन ही आएगा और आपके रिटर्न्स नेगेटिव चलेंगे। ठीक है, तो ये 3 फेजेस थे। फर्स्ट वाला फेज जो है वो 3rd तक है, ये मैंने जितनी जगह मेरे को लिखने के लिए चाहिए उस हिसाब से बनाया था। ये ऐसे है, आपको देखो ना यहाँ पे फेजेस मार्क करे 18 तक, ठीक है, तो दिस इज लाइक दैट। अच्छा, अब हम एक काम करने वाले हैं, वी हैव टू ड्रॉ दिस आउट। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कुछ नहीं करना, कई बच्चों को ड्रॉ करने में बहुत मुश्किल आती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक पे बनाओगे तो थोड़ा सा टफ लगता है, आप 2 पे बना लो, इट विल बिकम इजी। हाँ, मतलब हम ऊपर नीचे बना लेंगे, एक हम दिखा देंगे टीपी का, यहाँ टोटल प्रोडक्ट, और एक हम दिखा देंगे यहाँ पे
वेरिएबल फैक्टर लिखते हैं, यूनिट्स ऑफ द लेबर फैक्टर, और इसके साथ हम बना लेंगे यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर, और यहां बना लेंगे मार्जिन। चलो जरा ध्यान से देखो, फेज 1 में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तेजी से या धीरे धीरे, तेजी से। जब भी कोई इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है ना, तो शेप जो आती है वो कॉन्वेक्स होती है। कौन सी शेप होती है, कॉन्वेक्स। स्टीप एक बढ़िया सा शार्प राइज आएगा, तो एकदम से बढ़ता है, ठीक है। फिर ये इंक्रीज तो हो रहा है, बट कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे, थोड़ा स्लो हो जाता है। जब भी स्लो हो जाता है तो ये कॉनकेव हो जाएगा, यानी कि बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा। तो यहां से मैं इसको बेंड कर, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, जिस पॉइंट से मैंने इसको रोटेट किया, जिस पॉइंट से टीपी ने क्या किया था, अपनी पोजीशन चेंज करी थी, उस पॉइंट को हम पहली मार्क कर लेंगे। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से टीपी ने अपनी शेप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। कॉन्वेक्स था, अब क्या है, कॉनकेव है। बेंड होते होते एक लेवल आएगा जब ये कांस्टेंट हो गया। देखो 55 पे इट हैज बिकम मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, तो मैक्सिमम कांस्टेंट के बाद इट विल स्टार्ट टू, तो दिस इज द प्रॉपर शेप ऑफ, ठीक है। अब पॉइंट्स कैसे मार्क करने फेजेस के लिए, पहला फेज चलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मार्क कर दो फर्स्ट फेज, ठीक है जी। इन्फ्लेक्शन से पहले सारा कौन सा फेज था, फर्स्ट। अब सेकंड फेज बहुत सारे बच्चे ऐसे कहीं पे भी मार्क कर देते हैं। आप मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लो, मैंने बोला ना टीपी मैक्सिमम भी होगा और कांस्टेंट भी होगा, तो जो लास्ट मैक्सिमम वैल्यू वो ढूंढो, गिरने से जस्ट पहले। इसके बाद फॉल हो रहा था, यहां तक तो राइज था, नहीं ले सकते, लास्ट मैक्सिमम लेना है, उसके बाद फॉल होना चाहिए टीपी। तो दिस विल बिकम योर सेकेंड फेज एंड दिस इज योर थर्ड फेज। अब यही पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमें किसके लिए चाहिए, एमपी के लिए, क्योंकि सेम सेम यूनिट पे हो रहा है। तो मैं इन डॉट्स को नीचे लेके आ रहा हूं जस्ट टू मार्क द फेजेस। ये फेज 1, फेज 2 एंड 3। अब बिहेवियर देखो एमपी का, फर्स्ट फेज में क्या होता है, राइज, सेकेंड फेज में क्या होता है, फॉल, और थर्ड में नेगेटिव। तो यहां पे आपको उसको ऊपर लेके जाना है, यहां पे नीचे लाना है, फिर नेगेटिव लेके जाना है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट को नोटिस करना जरा, जब टीपी इज एट मैक्सिमम एमपी बिकम्स 0, तो ये 0 को टच करेगा, ठीक है। जब टीपी अपने मैक्सिमम पे होता है तो एमपी 0 पे होता है। तो बहुत ध्यान से बनाना करो, दैट इज ओके, ठीक है जी। तो पहले एमपी ऊपर जा रहा था, फिर फॉल कर दो, लास्ट में एमपी क्या कर गया, नेगेटिव, इट इज गॉन बिलो, यहां तक जाएगा, हाँ जी। तो ये क्या बना, टीपी, एंड दिस इज व्हाट, एमपी। दिस इज डन। आपसे पेपर में पूछ भी सकते हैं व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो बता देना, जहां पे कर्व अपना शेप चेंज कर रहा है, और ये फर्स्ट और सेकंड फेज के बीच का पॉइंट होता है, यानी कि जब फर्स्ट फेज ओवर होता है और सेकंड फेज जस्ट स्टार्ट होता है, उसी को बोलते हैं। अच्छा ये भी पूछ सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी की बिहेवियर बताओ, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एमपी एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एमपी इज एट मैक्सिमम। जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है तो एमपी मैक्सिमम होता है, जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी 0 होता है। तो अगर पेपर में रिलेशनशिप पूछते हैं टीपी और एमपी का, तो ये तो रहा, अलग से टीपी एमपी का रिलेशन लर्न नहीं करना, यही रिलेशनशिप है। टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एज लॉन्ग एज एमपी इज
increasing. TP is increasing at decreasing rate as long as MP fall but remain positive. TP starts to fall when MP becomes negative. ठीक है, नहीं इसमें सिर्फ TP और MP में बताते हैं. ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट का भी रिलेशन हम देखेंगे. अच्छा, आफ्टर दिस थिंग अब हमें एक एपी और एमपी का रिलेशनशिप भी करना है, बट उसके लिए जरूरी पता है क्या है? उसके लिए जरूरी ये है कि इन्हीं वैल्यूज से यूज कर लेते हैं और आपको पता लग जाएगा एपी और एमपी का बिहेवियर क्या चलता है. अगर आप एपी निकालना चाहो तो फटाफट से देखना एपी क्या आएगा. फॉर्मूला फॉर एपी टीपी अपॉन एल. तो टीपी अपॉन एल करो, कितना आएगा? 0/0 डैश 10/1 10 24/2 12 42/3 14 हाँ 50/4 12.5. तो इसका मतलब चल क्या रहा है? 11 यहाँ पे कितना आएगा? 9 पॉइंट समथिंग और फिर यहाँ पे 7. तो आपने एपी में सिर्फ दो ही चीजें नोटिस करी. एपी पहले राइज करता है और उसके बाद एपी फॉल करता है. यानी कि एपी यहां तक तो राइज करा था लेकिन उसके बाद अचानक से यहां से एपी क्या करने लग गया? फॉल. तो एपी में सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती है बिहेवियर में. पहले एपी राइज करता है और उसके बाद एपी फॉल करता है. वैल्यू देखो ना, पहले इसने राइज करना शुरू करा, 10 डैश था, 10 हुआ, उसके बाद 12 हुआ, उसके बाद 14 हुआ, राइज कर रहा है. बट उसके बाद वो 12.5 हो गया, गिर गया. फिर वो 11 हो गया, फिर 9 हो गया. इट इज फॉलिंग डाउन. तो एपी और एमपी के साथ क्या कनेक्शन बनता है? आप ऐसे देखो, एमपी एंड एपी टुगेदर. आपका ये है बिहेवियर एपी का. दिस इज द बिहेवियर फॉर एपी. पहले ये क्या करता है? राइज, रीचेज अप टू अ मैक्सिमम पॉइंट और उसके बाद से इट स्टार्ट्स टू फॉल. ऐसा कोई रूल नहीं है. उसके बाद हम अगर देखें तो पहले एमपी हायर होता है. पहले एमपी क्या होता है? हायर. देख सकते हो यहाँ पे शुरुआत तो ये साथ साथ करते हैं 10-10, लेकिन उसके बाद 24/2 एपी की वैल्यू कितनी है? 12 और इसकी कितनी है? 14. तो पहले एमपी ज्यादा होता है, तो एमपी अबव इट और उसके बाद एमपी स्टार्ट्स टू फॉल. एक सबसे अच्छी चीज नोटिस करने वाली, एमपी कर्व विल इंटरसेक्ट द एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट. जो भी एपी का मैक्सिमम पॉइंट होगा एमपी एपी को उसी पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है. एपी ये रहा, एमपी ऊपर से जाएगा, मैक्सिमम पे कट करेगा और नीचे चला जाएगा. एक सबसे अच्छी बात, एपी कैन बिकम नेगेटिव, यस और नो. एपी कैन बिकम नेगेटिव, यस और नो. नो क्यों? सर ये एवरेज प्रोडक्शन है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. ये मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब सिर्फ चेंज है. ये प्रोडक्शन की क्वांटिटी है, ये प्रोडक्शन थोड़ी ना, ये क्या है? चेंज इन द क्वांटिटी. तो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, कभी भी नहीं है ही नहीं. टीपी एमपी रिलेशनशिप, एपी एमपी रिलेशनशिप. अच्छा, इतना समझ में आता है. तो इनका रिलेशनशिप जरा हम एक्सप्लेन करते हैं. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? जब तक मार्जिनल वैल्यू एवरेज से ज्यादा होती है, आप यहां लिख सकते हो एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस. ठीक है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट एपी बिकम्स कांस्टेंट. वो इक्वल हो जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज बिलो या फिर लेस देन एवरेज प्रोडक्ट एपी फॉल्स. अब इन तीनों को नोटिस करते हैं मेरे कर्व में, क्या ये बातें प्रूव हो रही हैं? तो मैंने बोला था जब तक मार्जिन की वैल्यू एवरेज से हायर है, तो पहले एमपी का ऊपर है ना, जब तक एमपी ऊपर था
देखो एपी राइज कर रहा है, ठीक है। एमपी ने उसके इक्वल कब था, जब वो मैक्सिमम पे था, कट करा था उसको। अच्छा उसके बाद देखना, जब एमपी की वैल्यू एपी से क्या है, कम है, तो एपी हैज स्टार्टेड फॉलिंग। एमपी इंटरसेक्ट, ये लिख भी सकते हैं या कट्स लिख देते हैं, एमपी कर्व कट्स एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम, आप ये भी लिख सकते हो। और सबसे यूनिक चीज जो ट्रू फॉल्स में तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, क्या जरूरी है कि एमपी फॉल करेगा तो एपी भी फॉल करेगा? क्या एमपी फॉल करेगा तो एपी भी फॉल करेगा? द आंसर इज नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। रीजन, एक फेज आता है बीच में जब एमपी क्या कर रहा है, फॉल, यहां से लेके यहां तक, बट एपी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। बोलो ये कैसे हो गया? क्योंकि मैंने ये थोड़ा ना बोला एमपी विल राइज तो एपी विल राइज, एमपी विल फॉल तो एपी विल फॉल, ये तो रूल है ही नहीं कहीं भी। हमने वैल्यू कंपेयर करी थी, मार्जिनल वैल्यू एवरेज से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, एमपी अभी भी उसके ऊपर है ना, इसलिए एपी क्या कर रहा है, राइज। देखो जब तक एमपी एपी से हायर रहेगा एपी राइज करेगा, तो हायर का मतलब होता है उसकी वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए, चाहे वो राइज करे चाहे वो फॉल करे। तो ये देखो, बिल्कुल जी, एमपी राइज कर रहा है, एमपी फॉल कर रहा है, लेकिन दोनों केस में दिस एज वेल एज दिस, इन दोनों सिचुएशन पे एमपी इज हायर देन दिस। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये नहीं लिख सकता, ऐसे लिखोगे तो तुम्हारे को याद जल्दी होगा, पेपर में ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एरोज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनवा रहा हूं मैं, कि जैसे एग्जाम के लिए आप रिवाइज करने बैठोगे तो फटाफट इन एरोज को देख लेना। एमपी राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, बट उससे ग्रेटर है ना, एपी राइज कर रहा है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इक्वल है तो कांस्टेंट, और जब वो लेस है तो फॉलिंग। अच्छा ठीक है, इतना ही है, और दिस इज इट, ये चैप्टर हो गया आपका